प्यारे विद्यार्थियों, आज का अध्ययन का टॉपिक है ग्रामीण संस्थाओं का विकास। हमारे ग्रामीण परिवेश में या ग्रामीण भारत में जो स्थानीय संस्थाएं हमें आज दिखाई दे रही हैं, पंचायती राज संस्थाएं जो आज हमें दिखाई दे रही हैं, वो वर्तमान स्वरूप में किन पड़ावों को पार करके आईं। मौर्य काल में उन संस्थाओं का स्वरूप कैसा था, गुप्त काल, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुग़ल काल, इन कालों में ये संस्थाएं किस प्रकार संगठित होती थीं, क्या क्या इनके कार्य थे, इनके प्रधानों के पास कौन कौन सी शक्तियाँ होती थीं। ब्रिटिश काल में इन संस्थाओं के स्वरूप में क्या परिवर्तन आया, ब्रिटिश राज ने इन संस्थाओं के हित में या अहित में कौन कौन से कदम उठाए, ये जानकारी हम आज के अध्ययन से प्राप्त करेंगे। आइए शुरू करते हैं ग्रामीण संस्थाओं का विकास। प्राचीन काल से ही भारतीय गांव प्रशासन के धुरी रहे हैं, अर्थात केंद्र रहे हैं। उस समय कस्बे के जीवन की ओर लोग बहुत कम आकर्षित होते थे। प्राचीन भारत के गांव को जो महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ, इसका कारण संभवतः उस संगठित एकता को माना जा सकता है जो कि पंचायती संस्थाओं के माध्यम से स्थापित की गई थी। गांव के निवासी न्याय, ईमानदारी एवं कार्यकुशलता के साथ इन पंचायतों का संचालन करते थे और बदले में राज्य द्वारा ग्रामीण सत्ताओं को गांव से संबंधित कार्यों पर पूरी शक्ति प्रदान की जाती थी। प्राचीन काल की स्थानीय संस्थाओं में ग्रामणी का मुख्य स्थान था। ग्रामणी गांव की जनता का एक प्रकार से माँ बाप माना जाता था। राज्य का कर इकट्ठा करना तथा उसका पूर्ण अभिलेख रखना इसका प्रमुख कार्य था। संक्षेप में, पंचायतें पूरे गांव का शासन चलाती थीं। इन्हें काफ़ी विस्तृत कार्य प्राप्त थे। प्रोफेसर अल्तेकर ने इस संबंध में कहा है कि आधुनिक काल में भारत या यूरोप या अमेरिका में ग्राम पंचायतों को जितने अधिकार प्राप्त हैं, उनसे कहीं अधिक इन प्राचीन कालीन ग्राम संस्थाओं को प्राप्त थे और इनकी रक्षा करने में हमेशा सावधानी रहती थी। ग्रामवासियों के अभ्युदय और उनकी सर्वांगीण भौतिक, नैतिक और धार्मिक उन्नति के साधन में इनका भाग प्रशंसनीय और महत्वपूर्ण था। ये प्रोफेसर अल्तेकर के विचार थे। चार्ल्स मैटकॉफ ने भी ग्रामीण शासन के बारे में 1830 में कुछ इस प्रकार लिखा। वो लिखते हैं, जहाँ कुछ भी नहीं टिकता वहाँ वे टिके रहते हैं। राजवंश एक के बाद एक धरालुंठित होते रहते हैं। एक क्रांति के बाद दूसरी क्रांति आती है। हिंदू, पठान, मुग़ल, मराठा, सिख और अंग्रेज सभी बारी बारी से अपना स्वामित्व स्थापित करते हैं, किंतु ग्राम समाज ज्यों के त्यों बने रहते हैं। संकट के काल में भी वे अपने को शस्त्र सज्जित करने तथा अपनी अपनी किलेबंदी करते हैं। शत्रु की सेना देश में होकर गुजर जाती है। ग्राम समाज अपनी दीवारों के भीतर अपने पशुओं को एकत्र कर लेते हैं और शत्रु को बिना उत्तेजित किए गुजर जाने देते हैं। यदि स्वयं उन्हें भी लूट और विनाश का शिकार बनाया जाता है और वे अपने विरुद्ध प्रयुक्त किए गए बल का प्रतिरोध करने में असमर्थ होते हैं, तो वे भागकर दूर स्थित ऐसी गांव में चले जाते हैं और जब तूफान गुजर जाता है तो लौटकर पुनः अपने कामकाज में लग जाते हैं। यदि देश लगातार अनेक वर्षों तक लूट और हत्याकांड का शिकार बना रहता है, जिसके कारण गांव में रहना संभव नहीं हो सकता, तो भी कभी शांतिपूर्ण शासन की शक्ति पुनः स्थापित होती है। वे बिखरे हुए गांववासी लौटकर अपने अपने स्थानों पर आ जाते हैं। यह भी हो सकता है कि एक पीढ़ी बीत जाए तो दूसरी पीढ़ी लौटकर आ जाए। पुत्र अपने पिता का स्थान ले लेंगे,
गांव उसी स्थान पर पुनः बस जाएगा, मकान जहाँ थे वहीं फिर बन जाएंगे। उन लोगों के वंशज जो गांव के उजाड़ होने के समय भाग गए थे पुनः उन्हीं खेतों पर अधिकार कर लेंगे, किंतु वे तुच्छ सी घटनाओं से भयभीत होकर नहीं भाग खड़े होते। वे अशांति और उपद्रवों के बीच भी अपने अपने स्थानों पर डटे रहते हैं और लूटमार तथा उत्पीड़न का सफलतापूर्वक प्रतिरोध करने के लिए पर्याप्त शक्ति जुटा लेते हैं। मेरी धारणा है कि उन ग्रामीण समाजों की, जिनमें से प्रत्येक अपने में एक छोटा सा राज्य था, यह एकता ही वह चीज़ थी जिसने भारत की जनता को उन सब क्रांतियों और परिवर्तनों के बीच सुरक्षित रखा जिनका समय समय पर उसे शिकार होना पड़ा था। उनकी यह एकता बहुत अंशों में उनके सुख तथा उनकी स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता का कारण रही। अर्थात चार्ल्स मेटकॉफ का कहना है कि एक से एक राजवंश डूब जाते हैं, लेकिन ग्रामीण शासन, ग्रामीण संस्थाएं नहीं डूबती, वो स्थायी बनी रहती हैं। अगर कभी विपरीत परिस्थितियां आती भी हैं तो जब विपरीत परिस्थिति समाप्त हो जाती है, परिस्थितियां सामान्य हो जाती हैं, तो गांववासी पुनः उन संस्थाओं के माध्यम से कार्य करने लग जाते हैं। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे कि किस काल में ग्रामीण संस्थाओं का स्वरूप कैसा था, उनके प्रधान का क्या नाम था, वो क्या कार्य करते थे, उनकी शक्तियाँ क्या थी। सबसे पहले हम मौर्य काल के बारे में पढ़ते हैं कि मौर्य काल में स्थानीय शासन का स्वरूप कैसा था। मौर्य काल में स्थानीय शासन बहुत विकसित था। कौटिल्य ने ग्राम शासन के संबंध में अर्थशास्त्र ग्रंथ में पर्याप्त चर्चा की है। डॉक्टर सत्यकेतु विद्यालंकार ने लिखा है कि विशाल साम्राज्य में एक केंद्रीय सरकार की स्थापना होते हुए भी गांव शासन को अपने विषयों में पूर्णतः स्वतंत्रता प्राप्त थी। नियम अनुसार कार्य किए जाते थे और नियम तोड़ने वालों को दंड की व्यवस्था की गई थी। सभा गांव के कार्यों का केंद्र थी। ये सामाजिक एवं धार्मिक विषयों पर विचार करती थी। गांव के निवासियों के मनोरंजन के लिए सभा द्वारा अनेक आयोजन किए जाते थे। इन आत्म प्रशासित गणराज्यों में जनता स्वतंत्रता पूर्वक रहती थी। गांव के प्रशासकीय स्टाफ में एक अध्यक्ष, एक संखायक, स्थानिका, अश्व शिक्षक आदि कर्मचारी होते थे। मौर्य काल में ग्राम शासन की सबसे निचली इकाई थी, जिसका शासक ग्रामिक कहलाता था। 5 तथा 10 ग्रामों का शासक गोप कहलाता था तथा गोप के ऊपर स्थानिक नामक पदाधिकारी होता था, जो जनपद के चतुर्थ भाग पर शासन करता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ग्राम समाजों के संगठन एवं कार्यों का विस्तार से वर्णन किया गया है। ग्रामिक एवं गोप के कार्यों का स्पष्ट वर्णन है। तत्कालीन स्थानीय संस्थाएं स्वास्थ्य, सफाई आदि कार्यों पर विशेष ध्यान देती थीं। गुप्त शासकों में, अब हम गुप्त काल के समय स्थानीय संस्थाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। गुप्त शासकों ने अत्यंत उच्च कोटि की प्रशासनिक व्यवस्था को लागू कर अपने विशाल साम्राज्य पर सुचारू रूप से शासन किया। डॉक्टर अल्तेकर ने गुप्त प्रशासन की प्रशंसा करते हुए लिखा है, गुप्तकालीन शासन प्रणाली तथा उसकी उपलब्धियों के विषय में हमारे पास विस्तृत सामग्री है, जिसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वह केंद्र व प्रांत दोनों में अत्यंत सुव्यवस्थित थी। प्रशासनिक सुविधा के लिए गुप्त साम्राज्य अनेक प्रांतों में विभक्त था। नगर का अधिकारी नगरपति कहलाता था। नगर की व्यवस्था के लिए एक परिषद होती थी, जो आधुनिक नगरपालिका के समान थी। प्रशासन की न्यूनतम इकाई ग्राम थी। नगर अनेक ग्रामों में विभक्त थे। प्रत्येक ग्राम की आधिकारिक ग्रामी कहलाता था, यानी जो गांव का अधिकारी था वो ग्रामिक कहलाता था। ग्रामिक की सहायता के लिए एक समिति होती थी, जिसे ग्राम सभा कहते थे। गांव के मामलों का प्रबंध महत्तरों अर्थात बड़े बुजुर्गों की सहायता से ग्राम प्रदान करता था। गांव या बीथी कहे जाने वाले
कस्बों के प्रशासन में प्रमुख स्थानीय लोगों का भी हाथ रहता था। मौर्य काल में गांव की व्यवस्था ऊपर से की जाती थी, जबकि गुप्त काल में नीचे से की जाती थी। इस समय शहरी एवं ग्रामीण स्वशासन व्यवस्था प्रचलित थी। गांव ने बहुत सत्ता प्राप्त कर ली थी। इस समय विकेंद्रीकरण व्यवस्था प्रचलित थी। अब राजपूत काल में स्थानीय संस्थाओं के बारे में पढ़ते हैं। राजपूत कालीन समय में ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम का प्रबंध ग्राम सभाओं द्वारा संपन्न किया जाता था। प्रत्येक ग्राम की एक सभा होती थी जो अपने क्षेत्र में शासन का समस्त कार्य संभालती थी। शासन की सुविधा के लिए अनेक समितियों का निर्माण किया जाता था तथा उन्हें विविध प्रकार के कार्य सौंपे जाते थे। नगरीय स्वशासन प्रबंध के लिए पैनाधिकारी नामक एक अधिकारी होता था। यह अधिकारी वह सभी कार्य करता था जो आजकल नगरपालिका के कार्यपालिका अधिकारी करते हैं। सल्तनत काल में स्थानीय संस्थाओं के बारे में पढ़ते हैं। सल्तनत कालीन प्रशासन मूलतः सैनिक प्रशासन प्रकार का था। सुल्तान निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी थे। इस काल में नगरीय एवं ग्रामीण स्वशासन की स्थिति ऐसी नहीं थी जो प्राचीन भारत में देखने को मिलती थी। नगर प्रशासन केंद्रीकृत नौकरशाही द्वारा संचालित था, किंतु गांव अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्र थे। अर्थात इस काल में ग्रामीण संस्थाओं को हतोत्साहित किया गया। मुगल शासन काल में स्थानीय संस्थाओं का स्वरूप। मुगल शासन काल में ग्राम स्वायत्त शासन के महत्वपूर्ण निकाय थे। प्रत्येक मुगल प्रांत अनेक जिलों में विभक्त था। जिले के नीचे परगना शासन की इकाई कार्यरत थी। परगनों को पुनः गांव में बांटा गया। गांव का प्रबंध पंचायतें करती थीं। पंचायतें मुख्यतः गांव में सफाई, सुरक्षा, शिक्षा, सिंचाई, विवादों का फैसला आदि कार्य करती थीं। गांव में 3 प्रमुख अधिकारी होते थे: मुकद्दम, पटवारी और चौधरी। मुकद्दम गांव की देखभाल का कार्य करता था। पटवारी लगान वसूल करता था तथा चौधरी गांव के मुकदमों का निपटारा करता था। गांव की सुरक्षा के लिए एक चौकीदार होता था। परंतु मुस्लिम शासनकाल में स्थानीय संस्थाओं की स्थिति में परिवर्तन देखने को मिलता है। इस काल की स्थानीय संस्थाएं प्राचीन भारत की स्थानीय संस्थाओं के समान स्वतंत्र एवं लोकतांत्रिक नहीं थीं। ऐतिहासिक सिंहावलोकन करने के बाद विदित होता है, अर्थात जितने भी काल हमने पढ़े हैं मौर्य काल से लेकर मुगल काल तक के, अब इन सब का अगर एक सारांश हम निकालें तब विदित होता है कि प्राचीन एवं मध्यकाल में स्थानीय शासन का अस्तित्व था। प्राचीन भारत ग्राम पंचायतों के देश के रूप में माना जाता रहा। मुगलों ने प्रारंभ में इन स्थानीय प्रशासनिक संस्थाओं की व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं किया। उन्होंने इसका उपयोग अपने शासन को मजबूत करने के लिए किया, लेकिन जब उनके पैर अच्छी तरह जम गए तो उन्होंने जागीरदारी प्रथा आरंभ की। इस व्यवस्था में जागीरदार राजस्व एकत्रित करता था। इस व्यवस्था से प्राचीन परंपरागत स्थानीय शासन की व्यवस्था कमज़ोर हुई और धीरे धीरे पंचायती व्यवस्था का विनाश प्रारंभ हो गया। आगे चलकर ब्रिटिश शासकों द्वारा भारत में पूर्व से चली आ रही स्थानीय पद्धति को नष्ट कर दिया गया और उसके स्थान पर अपनी स्थानीय शासन पद्धति लागू की। फलतः भारतवर्ष में प्राचीन काल से चली आ रही स्थानीय शासन की मौलिकता गुप्त हो गई और ग्राम पंचायतों का महत्व कम हो गया। अब हम ब्रिटिश काल में स्थानीय संस्थाओं के स्वरूप और ब्रिटिश काल में स्थानीय संस्थाओं के संगठनात्मक स्वरूप में सुधार के क्या क्या प्रयास किए गए आदि के बारे में अध्ययन करते हैं। यद्यपि भारत में
स्थानीय शासन प्राचीन काल में भी विद्यमान था, किंतु वर्तमान संगठन तथा कार्य प्रणाली के रूप में उसका प्रादुर्भाव ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ही हुआ था। ना तो प्राचीन युग में प्रचलित ग्रामीण स्वशासन की व्यवस्था में और ना उस समय की नगरीय शासन प्रणाली में ऐसा देखने को मिलता था जिसका समय समय पर निर्वाचन होता हो और जो निर्वाचक गण के प्रति उत्तरदायी हो। ऐसी व्यवस्था का विकास तो पश्चिम में हुआ था और ब्रिटिश सरकार ने भारत में उसका सूत्रपात किया था। स्थानीय स्वशासन का अर्थ ऐसा प्रतिनिधि संगठन है जो एक निर्वाचक मंडल के प्रति उत्तरदायी हो, प्रशासन तथा करारोपण की विस्तृत शक्तियों का उपभोग करता हो, उत्तरदायित्व की शिक्षा देने वाली पाठशाला तथा किसी देश के शासन का निर्माण करने वाले अवयवों की श्रृंखला की महत्वपूर्ण कड़ी इन दोनों रूपों में कार्य करता हो। इस कार्य में भारत में स्थानीय शासन की रचना ब्रिटिश शासकों ने की थी। प्राचीन ग्रामीण समाजों का निर्माण वंशानुगत विशेषाधिकार अथवा जाति के आधार पर होता था। उनका कार्यक्षेत्र अत्यधिक सीमित था। राजस्व वसूल करना तथा जीवन और संपत्ति की रक्षा करना उनके मुख्य काम थे। वे ना तो राजनीतिक शिक्षा का सजग साधन थे और ना ही प्रशासनिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग थे। स्थानीय शासन का प्रारंभ 1687 से माना जा सकता है, जबकि चेन्नई नगर के लिए एक स्थानीय शासन के निकाय अर्थात एक नगर निगम की स्थापना की गई। अतः भारत में स्थानीय शासन लगभग 300 वर्ष पुराना है। 1687 से उसका इतिहास रंग बिरंगा तथा विजातीय आत्मा से प्रभावित रहा है। मोटे तौर पर हम उसे 5 युगों में विभक्त कर सकते हैं। हर युग का अपना निश्चित उद्देश्य तथा प्रायोजन रहा है। पहला जो युग है 1687 से 1881 तक स्थानीय शासन को केंद्र तथा प्रांतों के वित्तीय बोझ को हल्का करने का साधन माना जाता था और इसी रूप में उसका प्रयोग किया जाता था। इसी प्रकार वह साम्राज्य आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। जो द्वितीय काल है 1882 से 1919, इस काल में स्थानीय शासन को स्वशासन के रूप में देखा जाने लगा। तृतीय जो काल है 1920 से 1937, स्थानीय शासन को प्रांतों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत चलाया गया और फिर उस पर जनता के प्रतिनिधियों का नियंत्रण स्थापित हो गया। चौथा काल 1938 से 1949, स्थानीय शासन जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण की अवस्था में था। पांचवा काल 1950 से 1992, स्थानीय शासन को संविधान की आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन बनाने का प्रयत्न किया गया, किंतु स्थानीय सरकारों का अस्तित्व ऊपर वाली राज्य सरकार की इच्छा पर निर्भर करता था। और छठवां काल जो अब चल रहा है 1993 से, संसद ने 73वें 74वें भारतीय संविधान संशोधन को पारित कर स्थानीय सरकार को संवैधानिक दर्जा दे दिया। संशोधन 1992 में पारित हुआ था और अप्रैल 1993 से यह कार्यान्वयन में आ गया। तो ये संक्षेप में प्रत्येक युग के बारे में बताया गया। अब हम विस्तार से एक एक काल को लेंगे और उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे प्रथम काल 1687 से 1881। 1687 में चेन्नई में एक नगर निगम की स्थापना की गई। उसको तत्कालीन ब्रिटेन में प्रचलित संस्थाओं के नमूने पर ढाला गया और उसे कुछ निश्चित कर लगाने का अधिकार दे दिया गया। नगर निगम में एक निगमाध्यक्ष यानी निगम का अध्यक्ष, जिसका नाम महापौर या निगमपति, एक नगर वृद्ध एल्डरमैन और तथा एक नगर प्रतिनिधि सम्मिलित होते थे। उन्हें कुछ कर लगाने का अधिकार दे दिया गया, जिन्हें वे एक नगर भवन जैसे टाउन हॉल, एक कारागार व एक स्कूल का भवन बनाने में तथा ऐसी अन्य सजावट की वस्तुओं व भवनों के निर्माण में जो निगम व उसके निवासियों की प्रतिष्ठा, हित, शोभा, सुरक्षा एवं प्रतिरक्षा के अनुरूप हो तथा नगर निगम के अधिकारियों और स्कूल अध्यापक के वेतन के लिए खर्च कर सकते थे। नगर निगम की स्थापना के मूल में एक विशेष धारणा थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का विश्वास था कि यदि लोगों को स्वयं अपने ऊपर कर लगाने दिया जाए तो वे सार्वजनिक कल्याण के लिए 5 शिलिंग
स्वेच्छा से दे देंगे। जो पैसे की इकाई उस समय चलती थी। किंतु यदि हम अपनी निरंकुश शक्ति के द्वारा कर वसूल करें तो वे 6 पैंस भी नहीं देना चाहेंगे। सीलिंग जो बड़ी इकाई थी और पैंस छोटी इकाई थी। किंतु लोगों ने अंग्रेजों की सोच के विपरीत करारोपण का यथासामर्थ्य प्रतिरोध किया। 1726 में नगर निगम के स्थान पर एक नगराध्यक्ष के न्यायालय की स्थापना की गई। उसका स्वरूप प्रशासनिक न होकर न्यायिक था। भारत में स्थानीय शासन की प्रगति के लिए 1793 तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। उस वर्ष उसको सांविधिक आधार प्राप्त हुआ। 1793 के अधिकार पत्र अधिनियम यानी चार्टर एक्ट के द्वारा चेन्नई यानी उस समय का मद्रास, मुंबई और कोलकाता के 3 महाप्रांतीय नगरों में नगर प्रशासन की स्थापना की गई। उस अधिनियम के अनुसार भारत के महाराज्यपाल यानी गवर्नर जनरल को उक्त 3 नगरों में 3 शांति दंडाधिकारियों को नियुक्त करने का अधिकार दे दिया गया। इन दंडाधिकारियों को सफाई, पुलिस व्यवस्था तथा सड़कों के रखरखाव के लिए भवनों तथा भूमि पर कर लगाने का अधिकार भी प्रदान कर दिया गया। 1842 में बंगाल अधिनियम पारित हुआ, जिसके अनुसार बंगाल के जनपदीय नगरों यानी जिला नगरों में नगर प्रशासन का विस्तार कर दिया गया। उक्त अधिनियम द्वारा व्यवस्था की गई कि यदि किसी नगर के 2/3 मकान मालिक प्रार्थना करें तो सफाई के लिए एक नगर समिति की स्थापना कर दी जाए। किंतु यह अधिनियम निरर्थक सिद्ध हुआ। चूंकि करारोपण प्रत्यक्ष था, इसलिए उसका सर्वत्र प्रतिरोध किया गया। चूंकि नगर पालिका की स्थापना पूर्णतः ऐच्छिक थी, इसलिए किसी भी नगर में उसकी स्थापना के लिए मांग नहीं की गई। अधिनियम 1842 का जो अधिनियम 1842 था वो समय से बहुत आगे था। चूंकि वह ऐच्छिक सिद्धांत पर आधारित था, इसलिए उसे 2/3 मकान मालिकों की प्रार्थना के बिना कहीं भी लागू नहीं किया जा सकता था और उसके अंतर्गत लगाए जाने वाले कर प्रत्यक्ष प्रकार के थे। इसलिए लोगों ने तत्संबंधी कानून को कहीं भी स्वीकार नहीं किया। उसे केवल एक नगर में लागू किया गया और वहाँ भी जब लोगों से कर अदा करने को कहा गया तो उन्होंने केवल कर देने से इनकार नहीं किया, बल्कि जब कलेक्टर ने कर लगाना चाहा तो उन्होंने उस पर अनाधिकार के प्रवेश का मुकदमा चला दिया। 1850 में संपूर्ण देश के लिए एक अधिनियम पारित किया गया और उसमें पहले की संविधियों के विपरीत अप्रत्यक्ष करारोपण का प्रावधान किया गया, जिसके लिए लोग स्मरणातीत काल से अभ्यस्त हो चुके थे। 1863 में स्थानीय शासन को नए सिरे से गति और प्रोत्साहन मिला। उस वर्ष राजकीय सैनिक स्वास्थ्य आयोग ने अन्य चीज़ों के साथ साथ भारतीय नगरों की गंदी स्थिति के संबंध में चिंता व्यक्त की। फलस्वरूप अनेक अधिनियम पारित किए गए, जिनके द्वारा देश के विभिन्न भागों में नगर प्रशासन का विस्तार किया गया। उस समय तक भारत में स्थानीय शासन की स्थापना के लिए ऐच्छिकता के सिद्धांत का अनुसरण किया गया था। अब उस सिद्धांत का परित्याग कर दिया गया और प्रांतीय सरकारों को नगर समितियां बनाने का अधिकार दे दिया गया। सफाई, प्रकाश तथा पानी की व्यवस्था करना उन समितियों का मुख्य काम था। आज के लेक्चर में इतना ही। यहाँ से आगे अब हम कल अध्ययन करेंगे। अभी ये प्रथम काल चल रहा है 1687 से 1881। धन्यवाद।